नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के और मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 35 करोड़ 75 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.17% हुई। पिछले 24 घंटों में कोविड के 34,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि, 111 दिन में सबसे कम संख्या। उत्तराखंड सरकार ने कोविड को देखते हुए दूसरे सप्ताह भी लॉकडाउन बढ़ाया। असम सरकार ने 7 जिलों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड गुरुकुल का आरंभ किया। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना देने वाली वीडियो श्रृंखला है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। परिसीमन आयोग 4 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर श्रीनगर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और यूरोकप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज रात लंदन के वेम्बले में इटली का मुकाबला स्पेन से। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि भाजपा नेता मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। भाजपा नेता डॉ हरिबाबू कम्भमपति मिजोरम के राज्यपाल होंगे। भाजपा नेता राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल होंगे। वे द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को तबादले के बाद हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन नियुक्तियों की स्वीकृति दे दी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 45,82,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 35 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 34,703 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। 111 दिन में ये सबसे कम आंकड़ा है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,64,057 रह गई है, जो कि 101 दिन में सबसे कम है। सक्रिय मामलों की दर 1.52% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 91,864 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 2,97,52,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि दैनिक मामलों से स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है। देश में स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हो रही है और ये 97.17% हो गई है। कल एक दिन में 553 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हुई। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से कम बनी हुई है और ये 2.4% पर है। सक्रिय मामलों की दैनिक दर लगातार 15वें दिन 3% से कम होकर 2.11% पर आ गई है। मंत्रालय ने बताया कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अब तक 42 करोड़ 14 लाख कोविड जांच की गई है। कल 16,47,000 से अधिक जांच की गई।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 7 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने आने वाले दिनों में 23 लाख 80 हजार से अधिक और टीके देने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने में लगी है। कोविड टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। इसके अंतर्गत वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे रही है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू आज से 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू 13 जुलाई को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने 50% क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। स्थानीय प्रशासन को पारंपरिक अवकाश के दिन 1 दिन का बंद रखने की अनुमति दी गई है। इससे पहले नैनीताल और मसूरी को छोड़कर सभी शहर कस्बे रविवार को बंद रहते थे। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब 5 दिन के बजाय सप्ताह में 6 दिन खोला जा सकेगा। जिम और कोचिंग सेंटर को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। शिक्षण संस्थाएं और प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। होटल और रेस्तरां तथा सड़कों के निकट बने ढाबे 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण और नेगेटिव आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसी रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। असम सरकार ने कोविड के प्रसार पर नियंत्रण पाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंता ने बताया कि 7 जिलों को कल से अगले आदेश तक पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। ये जिले हैं ग्वालपारा, गोलाघाट, जोरहाट, शोनितपुर, विश्वनाथ, मोरीगांव और लखीमपुर। दूसरी तरफ 16 जिलों में दोपहर बाद 2 बजे से सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। श्री महंता ने कहा कि कामरूप मेट्रो सहित शेष 11 जिलों में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह के लिए अंतर जिला में आवागमन में पाबंदी रहेगी, लेकिन आवश्यक आपातकाल सेवाएं जारी रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना परक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी देना है। इस श्रृंखला में प्रमुख जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नेत्र निर्माता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेंगे और लोगों को कोविड से बचाव के उचित व्यवहार के प्रति जागरूक बनाने और टीकों के बारे में भ्रांतियां दूर करने में मदद करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ये संयुक्त घोषणा वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है, जो जनजातीय समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देता है और ऐसे अधिकार उपलब्ध कराता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर को ऐतिहासिक बताते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों और वनवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से जनजातीय समुदाय सक्षम होंगे और वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में 5 लाख जनजातीय लोगों को जमीन के अधिकार दिए गए हैं। मोदी सरकार पहले से ही आदिवासी विकास के लिए कमिटेड है। जैसे पिछले 7 साल में 5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए हैं। 25,000 से ज्यादा कमिटियां नई बनी है ग्राम सभाओं की। जो बजट आदिवासी विभाग का केवल 3800 करोड़ होता था, आज लगभग दुगुना होते हुए 7,200 करोड़ हो गया है। वनधन योजना का लाभ 4 लाख आदिवासियों को मिला है और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए हैं। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदायों और वनवासियों ने हमेशा वनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया है। महाराष्ट्र में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आज मुंबई में
विधान भवन परिसर में पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में समानांतर विधानसभा की बैठक बुलाई। पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव ने कल सदन में अनुचित व्यवहार करने के आरोप में 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था। एक रिपोर्ट। पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के निर्देश का पालन करते हुए विधान भवन के मार्शल्स ने लाउड स्पीकर और माइक को जब्त कर लिया। बाद में मीडिया द्वारा लाइव कवरेज को रोकने के लिए कहने के बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि वे विधान भवन प्रेस रूम में प्रति विधानसभा गठित करेंगे। उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार पर कोविड-19 की मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया। इन सबके बीच राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने किसानों की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित मूल्य और कृषि सेवा समझौता विधेयक 2021 पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक पर चर्चा नागपुर में होगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र सरकार ने SEBD.in.NET वेबसाइट को फर्जी बताया है। इस वेबसाइट ने अपने को स्किल इंडिया के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान बताया है और बेरोजगारों की सहायता की पेशकश करने का दावा किया है। इसके लिए वो आवेदन शुल्क लेता है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कौशल विकास मंत्रालय ऐसी कोई वेबसाइट या संस्थान नहीं चला रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। थावर चंद गहलोत कर्नाटक के और मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 35 करोड़ 75 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.17% हुई। पिछले 24 घंटों में कोविड के 34,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। ये संख्या 111 दिन में सबसे कम। उत्तराखंड सरकार ने कोविड को देखते हुए दूसरे सप्ताह भी लॉकडाउन बढ़ाया। असम सरकार ने 7 जिलों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड गुरुकुल का शुभारंभ किया। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना देने वाली वीडियो श्रृंखला है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। परिसीमन आयोग 4 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर श्रीनगर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज रात लंदन के वेम्बले में इटली का मुकाबला स्पेन से। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर की 4 दिवसीय यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचा। आयोग में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और निर्वाचन उपायुक्त चंद्रभूषण शामिल हैं। श्रीनगर पहुंचने पर आयोग के सदस्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे।
इस बातचीत का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए परिसीमन करने के बारे में प्रारंभिक जानकारी लेना है। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा कार्य और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लेह दौरे के अंतिम दिन आज लद्दाख में शिक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा सचिव अजीत साहू ने लद्दाख में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के बारे में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म कोलकाता में आज ही के दिन 1901 में हुआ था। वे प्रमुख भारतीय राजनेता, बैरिस्टर और विचारक थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनके आदर्श देश के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। वे विद्वान और विचारक भी थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक राष्ट्रवादी थे और उन्होंने अपना जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने आज दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिन पर फोन कर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न संसाधनों के जरिए प्रत्येक माह 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपदा प्रबंधन दल की बैठक में श्री चौहान ने कहा कि राज्य में निवेश तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था, व्यापार और आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। रोजगार के अवसर बढ़ाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। इस बीच राज्य में सोमवार को 32 नए मामले सामने आए, जबकि 39 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामले घटकर 466 हो गए हैं। कुल 52 जिलों में से 38 जिलों में एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। लंदन में यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड और डेनमार्क आमने सामने होंगे। इटली ने पहले क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्पेन ने स्विट्जरलैंड को 1-1 से मैच ड्रॉ रहने के बाद पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से शिकस्त दी। इंग्लैंड यूक्रेन को 4-0 से हराकर और डेनमार्क चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। इन खेलों की शुरुआत में अब केवल 18 दिन बचे हैं।
टोक्यो ओलंपिक खेलों पर आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की। मैरी कॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुआ था। उन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और वे भारत की महिला मुक्केबाजी के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी। उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है और वे 6 बार विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में 51 किलोग्राम वर्ग के फ्लाई वेट श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया था। वे दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। उन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया और वे इस मुकाम पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। राष्ट्रपति ने 25 अप्रैल 2016 को मैरी कॉम को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्हें 2020 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। मैरी कॉम के लिए टोक्यो ओलंपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले ओलंपिक खेलों में उन्हें उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिली, जिसे वे इन खेलों में हासिल करना चाहती हैं। शशि भूषण त्रिपाठी, खेल डेस्क। ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुई। पूरे देश में से अभूतपूर्व तरीके से पसंद किया जा रहा है। सैकड़ों श्रोताओं ने ईमेल से अपने जवाब भेजे हैं। क्विज में शामिल होने के लिए आप भी स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम सुनते रहिए। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में दिल्ली की भावना मामगई कल सबसे पहले सही जवाब देते हुए विजेता बनी। पहली फीमेल विजेता होने पर मुझे काफी खुशी महसूस हुई और मैं आकाशवाणी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो वह इस ओलंपिक क्विज के माध्यम से बड़े ही नहीं युवाओं में भी खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं, मैं आशा करती हूँ सब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें और हमारे भारत देश का झंडा फहराएं। और अब प्रस्तुत है अभिनेता, निर्माता, निर्देशक चेतन आनंद की पुण्यतिथि पर आज का संस्कृति संदेश। आज 6 जुलाई है और पुण्यतिथि है फिल्मों के जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक देवानंद और विजयानंद के बड़े भाई चेतन आनंद की। चेतन आनंद भारतीय फिल्मों के ऐसे पहले निर्देशक थे जिनकी पहले ही फिल्म को 1946 के कान फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स प्राइज मिला था, जिसे आजकल गोल्डन पॉम कहा जाता है। फिल्म का नाम था नीचा नगर। चेतन आनंद का जन्म 3 जनवरी 1915 को लाहौर में हुआ था। शुरू में शास्त्रों की शिक्षा के लिए इन्हें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भेजा गया। बाद में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया। 40 के दशक में ये बम्बई आ गए। यहाँ सम्राट अशोक पर लिखी एक कहानी लेकर ये उस समय के जाने माने फिल्मकार फणी मजूमदार से मिले। संयोग देखिए कि मजूमदार ने इन्हें अपनी फिल्म राजकुमार में मुख्य भूमिका दे दी। इस बीच ये इप्टा से भी जुड़ गए। 1949 में चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई देवानंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। 1946 से 1986 तक अपने 40 साल की करियर में इन्होंने नीचा नगर से लेकर आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम और जाने मन तक जितनी फिल्मों का निर्देशन किया, वे लगभग सभी फिल्में हिट हुई।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आश्वासन दिया है कि तमिलनाडु से परामर्श के बिना कावेरी नदी पर मेकादातु जलाशय नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक के बाद राज्य के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन ने संवाददाताओं को बताया कि आज उन्हें ये आश्वासन दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक वित्तीय सहायता योजना शुरू की। ये योजना ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है जिनके परिवार में किसी सदस्य की कोविड महामारी से मौत हुई हो। इस अवसर पर श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड के कारण अनेक लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि कोविड से मृत्यु से संबंधित प्रत्येक परिवार को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने तथा हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। मुंबई में हल्की वर्षा के साथ आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। चेन्नई में हल्की वर्षा के साथ आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। तापमान 27 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में एक या दो बार गरज के साथ छींटों के साथ आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं तथा धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। तापमान 16 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में भी तापमान 15 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, वर्षा भी हो सकती है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं और गरज के साथ हल्की वर्षा हुई। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा। ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं तथा हल्की वर्षा हुई। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इम्फाल में हल्की वर्षा होने के साथ आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। शिलांग में मध्यम वर्षा के साथ आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आइजोल में मध्यम वर्षा के साथ बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोहिमा में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अगरतला में एक दो बार वर्षा होने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। गैंगटॉक में हल्की वर्षा के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के और मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 35 करोड़ 75 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.17% हुई। पिछले 24 घंटों में कोविड के 34,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। ये संख्या 111 दिन में सबसे कम। उत्तराखंड सरकार ने कोविड को देखते हुए दूसरे सप्ताह भी लॉकडाउन बढ़ाया। असम सरकार ने 7 जिलों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड गुरुकुल का शुभारंभ किया। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना देने वाली वीडियो श्रृंखला है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। परिसीमन आयोग 4 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर श्रीनगर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज रात लंदन के वेम्बले में इटली का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।